हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पहले बेस्ट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यांत्रिक से। यह फिजिक्स का चैप्टर है, क्लास नंबर 6 था। ऑलरेडी हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं देखे वो देख लीजिएगा। यहाँ से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और यहाँ से 80% क्वेश्चन लड़ने के 100% श्योर रहता है, सटीक रहता है। और ध्यान रखिएगा, आपको ग्रुप डी का डेट इशू हो चुका है। 17 से 25 तक फर्स्ट फेज का एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है। 9 तारीख का आपका एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा। तो काफ़ी कम समय है और आपको इसी में सारी तैयारी करनी है। तो आइए क्लास को कवर करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी क्लास के साथ ही आपको सारा चीज़ मिल जाए। और किसी भी प्रकार का मन में सवाल उत्पन्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। देन आप पूछ सकते हैं क्लास के बारे में या किसी प्रकार के नोटिफिकेशन न्यूज़ के बारे में। मैं सारा चीज़ देने की जानकारी के प्रयास करता रहता हूँ। कुछ छूट जाती है तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा क्या चीज़ छूटी हुई है क्या नहीं। तो आइए क्लास को कवर करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होती है? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर द्रव्यमान होता है। हम लोग द्रव्यमान से क्लास क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा टॉपिक आएगा, सारे कुछ चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन में आएंगे, कैसे फार्मूला यूज़ करना है वो भी चीज़ मैं बताता चलूँगा। फिजिक्स में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा समूह है? गति, समय, तो द्रव्यमान और क्या होता है? त्वरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का द्रव्यमान संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का जरा तो मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसका वस्तु का इकाई माप रहे हैं? तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाता है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का जरूरत तो मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका यह द्रव्यमान का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जाए? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो आपका यह जरूरतों का मापन कहलाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु के जरूरतों को निम्न में से किसमें मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे, किसमें मापा जाता है। तो 253 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो द्रव्यमान हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहिएगा, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो देन आपको याद रखिए, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की उस राशि को वस्तु में द्रव्यमान की परिवर्तित को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान बटा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन किसका फॉर्मूलाज होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्वेश्चन का ये फॉर्मूला याद रखिए, आगे काम देगा, मैं बताऊंगा आपको। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्या कहलाता है? इस चीज़ें आपसे पूछी गई है, तो आप करने का अंतर क्या होगा भाई साहब मेरे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर घनत्व तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें अगर जी का मान 10 के पावर 10 मीटर इनवर्स 2 होता है। मैंने पहले कहा था कि ये आपके लिए कॉमन है, इतना तो आपको देता ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 20 किलोग्राम आपका सही हो जाता है। कैसे होगा, किस फॉर्मूला पे होगा? तो आपको मैं बताता हूँ कि भार बराबर भार किससे सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। और न्यूटन यहाँ पे तो दिया गया ही है कि 200 न्यूटन दिया गया है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर इनवर्स 2 भी दिया गया है, गुरुत्वीय मान भी दिया गया है, यहाँ पे जी का मान भी। अब बात कर लेते हैं फार्मूला क्या लगाना है। डब्ल्यू पूरी याद करना है, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। क्या लगाना है? एम इंटू जी। ये फार्मूला लगाइएगा, मास इंटू द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर निकल के देता। मास को इसलिए लेकर आइएगा तो डब्ल्यू बटा जी हो जाएगा और 200 बटा आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ पे आप करिएगा तो 20 आपका नॉर्मल हो जाएगा। यही चीज़ आपका फार्मूला इस चैप्टर में लगने वाला है। बल बटा त्वरण किसका फार्मूला होता है? तो बल बटा त्वरण आपको पता है, द्रव्यमान का फार्मूला होता है। याद रखिएगा, इस एक ही चीज़ को याद रखना है, द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण, द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण। आइए अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो 259 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद है, पृथ्वी का कारण। अगला देखते हैं, फिर से एक बार और क्वेश्चन करते हैं कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होता है? लकड़ी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लड़की रखा है, फिर नॉर्मल याद रखिएगा, इस पर लकड़ी होना चाहिए, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 450 वाला तो आपको क्या हो जाएगा? 45.9 किलोग्राम आपका लड़की का भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि एक वस्तु का भार अगर 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर इनवर्स 2 है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आंसर कीजिएगा 100 kg। सेम फार्मूला है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे बदलाव होगा तो मैं आपको बताता चलूँगा। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो 262 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
द्रव्यमान आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर इनवर्स 1 है और वेग 5 मीटर इनवर्स 1 है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो 263 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है 10 किलोग्राम। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो 264 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? F/A। ठीक है, हाँ। आइए अब न्यूटन के फार्मूलाज को चलते हैं। न्यूटन काफ़ी बेहतरीन फार्मूला यहाँ से पूछता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम का है? हम लोगों ने सारे नियम पढ़ना है तो धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। एंड न्यूटन के पहले नियम का क्या हो जाता है? तो न्यूटन का प्रति जब एक बस अचानक से शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लेते ही न्यूटन का प्रथम नियम का साथ चलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए पूछने वाला है, लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है और यह किस कारणों से नीचे गिर जाती है? तो यह गिरती है जड़त्व के नियम के कारण से। जड़त्व के नियम और न्यूटन का प्रथम नियम होता है। अब यहाँ पे पूछेगा कि गति का तीसरा नियम का वेग के बीच संबंध प्रदान करना है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ा होगा, तो पढ़े होंगे तो स्थिति आपको याद रखने किस नियम के? तो तीसरे नियम के। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल में 180 मीटर इनवर्स 1 वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती रोग वेग कितना होता है? तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होता है? तो -2.4 मीटर इनवर्स 1। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? तो भैया इस नियम को कहते हैं न्यूटन की गति के दूसरा नियम। एक बार और पढ़ेंगे, न्यूटन की गति के दूसरा नियम याद हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होता है और इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति के दूसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, तीनों चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे हमने तीनों चीज़ रखा है कि प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है, द्वितीय नियम संवेग का नियम कहा जाता है और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। गति का दूसरा नियम से क्या संबंधित है? तो सभी के संवेग का नियम सभी को पता हो गया। अब गलती नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है? तो संवेग का नियम गति का दूसरा नियम होता है। तो जड़त्व के नियम से भी जाना जा सकता है। ये तो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसको एकदम से काट देंगे। अगला दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच के संबंध, यह नहीं है, तीसरा नियम हो गया। और बलों के प्रभाव को समझने का सहायक होता है, ये हमारा आंसर सही हो जाता है, सी नंबर। अगला बात कर लेते हैं न्यूटन के बारे में कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पे समीकरण भी दिया गया है, इसे भी याद करते चलना है। तो आप F बराबर m याद रखिएगा, गति के दूसरे नियम के समीकरण दिया गया है। और अगला प्रश्न आपको पूछेगा कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपसे दिया जा सकता है। देन आपको हर एक तरह से देखना जरूरी है। तो यहाँ पे दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पे संवेग के नियम, जिसका F बराबर ma फार्मूला होता है। अगला बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौट आता है, इस व्याख्या को प्रदान कीजिए। तो 274 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा गति के नियम ये हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो 275 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार और फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं कि गति के नियम तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। तीनों नियम यहाँ पर दिए गए हैं और कब कब दिए गए ये चीज़ें भी आपको देखना है। सर आइजैक न्यूटन है। सर इनका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सबसे पहले 1687 में, कब? 1687 में अपनी पुस्तक प्रिसिया, पूछेगा न्यूटन आइजैक न्यूटन को कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा था? प्रिसिपिया में 3 नियम का प्रतिपादित किया। अब यहाँ पे प्रथम नियम को पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और अब विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाता, तो जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा नियम कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, वे संवेग या बल की दिशा में होता है। और तीसरा कहा जा रहा है किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो इससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहते हैं? तो ये चीज़ आपसे पूछा गया। तीनों नियम जान गए। अब बात कर लेते हैं आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं? 3।
एक बार पढ़ लीजिएगा, सारे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब किया गया, तो आपको पता है कि अभी 1687 में अभी हम लोगों ने ऊपर किया था। गति के प्रसिद्ध नियम कौन है, तो गति के प्रसिद्ध नियम न्यूटन के होते हैं और आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो परिवर्तन की दर के समानुपाती लागू बल कहलाता है। क्या कहलाता है? लागू बल। आइए अगले क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे कि गति के द्वितीय नियम को दर्शाता है, गति के दूसरे नियम को कैसे दर्शाता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, ये चीज़ आपके क्या क्या गया, तो डी नंबर ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न फिर से इसी प्रकार से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिए, गलत सही जब पूछेगा तो इसको बहुत ही ध्यान से कथन से सही पढ़ना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर चूक करते हैं तो आपका आंसर गलत होने के साबित हो सकते हैं। तो आपको याद रखिएगा, जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। झटका थोड़ी ना लगता, अचानक से ऐसे गिरने का प्रयास होता है। तो यह क्या किया गया है, तो ये गलत कहा गया है। ठहरी हुई मोटर गाड़ी रेलवे के अचानक चल पड़ने पर उससे क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह होता है, आपको कह सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इनवर्स 2 को क्या कहा जाता है, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है। आंसर कीजिएगा तो आपको ये 1 न्यूटन के बारे में, 1 न्यूटन के बराबर। इस पर पूछेगा कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन, तो सबसे गुना करते चलना है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, यह कौन से नियम के साथ चलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर जाता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए वह हाथ को क्या करता है, पीछे करता है। ये गति के किस नियम का पालन करता है, तो गति के दूसरे नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी को रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, हाँ, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। अगला बात करते हैं क्वेश्चन की ओर चले, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। किसको द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, यानी कि इसको गुणा को क्या कहते हैं, तो किसका फॉर्मूला हो जाता है। देन 286 का नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बल के। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के तृतीय नियम को व्याख्या करता है। किस नियम को व्याख्या करता है, तृतीय के नियम को व्याख्या करता है। रॉकेट लॉन्च एक ही बार में तृतीय नियम का व्याख्या करता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछने वाला क्वेश्चन है। अगला है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम के अनुसार कहा गया है, तो आपको ये गति के तीसरे नियम के अनुसार। आइए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग किस आधारित है, तो आपका येगा न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर। लीजिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। तो आपको ये ऐसे प्रश्न पूछेगा तो हम तो करेंगे गति का तीसरा नियम, बिल्कुल सही कीजिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वो नाव तट की ओर चलता है तब क्या होता है। तो 292 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला प्रश्न करते समय आपको क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जब बंदूक से गोली चलती है या छूट जाती है या छोड़ी जाती है तो बंदूक के विपरीत दिशा में धक्का लगता है, ये न्यूटन के किस नियम के उदाहरण हैं। तो आपका ये का तृतीय, रॉकेट लॉन्चिंग तृतीय, ये भी आपका तृतीय। आइए हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए दमदार है कि कह रहा है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो किस स्थितियों पर लागू होता है, तो आप कहिएगा जब कोई व्यक्ति नाव से नदी की ओर कूदता है तो वो नाव पीछे की ओर चलाती है, किस नियम के पर चलता है, तीसरे नियम पर चलता है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिर से इसको उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे ताकि बार बार पढ़ते वक्त हमें यह अच्छी तरह से याद हो जाए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के किस नियम के अनुसार यह उदाहरण है, तो आप कहिएगा रॉकेट लॉन्चिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है, तो 296 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है न्यूटन के गति के पहला नियम। अगला देख लेते हैं एक बार फिर से कि न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या होता है, तो अन्य नाम आपको जड़त्व का नाम होता है। प्रथम नाम का जड़त्व का नाम, द्वितीय संवेग का नियम और तृतीय का नाम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अगला बात कर लेते हैं कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट पर त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है, यह n का मान क्या होगा, तो 298 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 298 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा 1। आइए अगले प्रश्न कर लेते हैं कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने व्यक्ति को कितने बल से धकेला। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे 50 न्यूटन के। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन के न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा क्वेश्चन का आंसर प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति को करना। आइए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, प्रणोद होता है तो आप कहिएगा स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तित का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आ जाएगा जड़त्व का नियम के साथ सापेक्ष रखता है। बात कर ले अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ते हैं ताकि दौड़ स्थान का जड़त्व उसके लंबी छलांग लेने में मदद करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गति। अगला बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि मेज पर, याद रखिएगा ये मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डॉट स्थान का कारण नहीं हटा सकते हैं, तो 304 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा जड़ता। अगला प्रश्न है कि अविचालित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो चलने की प्रवृत्ति को हम लोग कहेंगे जड़त्व। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे जड़त्व नियम। अगला प्रश्न, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, तो भाई साहब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गति के जड़त्व से भी आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न क्या है कि जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम हो गया। अगला है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, यह बल किसके कारण से होता है, तो यह बल आपको मैं बता दूं जड़त्व के कारण से होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है, तो यह कथन आपको जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। निम्नलिखित में से किसके बाद जड़त्व का मान अधिकतम होता है, क्वेश्चन देखिए, किसके बाद जड़त्व का मान अधिकतम होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपको रेलगाड़ी और हवाई जहाज। इसके बाद कर लेते हैं कुछ फोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ये भी चीज़ आपको जानकारी है। तो बल समीकरण ए बराबर क्या होता है, तो एम ए होता है, हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन, आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूटन बल किसके समान होता है? आवश्यक न्यूटन बल किसके समान होते हैं? तो आप कहिएगा वस्तु का वजन के समान होता है। वस्तु के वजन के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील, उस पर प्रयुक्त बल क्या होता है? उस पर प्रयुक्त बल हमारा हो जाता है ma। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच के कारण क्या हो जाता है? कोण क्या हो जाता है? सॉरी माफी चाहते हैं, कोण क्या हो जाता है? यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपको 180 डिग्री। रट जाइए, यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई नया क्वेश्चन इसमें नहीं पूछने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने के प्रयास करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा उस बल। लीजिए अगले प्रश्न पर चलते हैं एक बार फिर से कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो जब इस पर कोई बल ना लगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे 328 नंबर क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा? बल बढ़ाएगा। एकदम से इसको आप पढ़िएगा तो आप डाल दीजिएगा कि क्या डलाएगा क्या नहीं डलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो कभी अकेले नहीं होता है कहिएगा तो बल आपका आंसर सही हो जाते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव होता है? तो संतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। एक वस्तु की आकृति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न है कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाता है। अगला पूछेगा द्रव्यमान गुने त्वरण क्या होता है? तो बल बराबर हो जाता है। फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग है, पूछने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम रहेगा। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 323 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? क्षेत्रफल आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? तो 324 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निकाय 1 मीटर इनवर्स 2 के त्वरण की गति से करेगा। टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत अधिक करने हैं, इसलिए मैं स्पीड में लेकर आपको भी स्पीड में चलना है और जितने भी क्वेश्चन हो सके सारे को रट जाना है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? उस पर लागू बल को भैया जी हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग खिंचाव कहते हैं। लीजिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है तो यह वस्तु वेग 4 मीटर इनवर्स 1 7 मीटर इनवर्स 1 टन तक बढ़ा देते हैं तो प्रयुक्त बल क्या होता है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देने से क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा? तो आपको ये 7.5 न्यूटन हो जाता है। फॉर्मूला सेम लगेगा, F बराबर ma। आइए अगला प्रश्न में बात कर लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान के एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर -60 न्यूटन हो जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 2 kg की वस्तु 4 मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की गति कर रहा है, इस पर लगने वाला बल कुल बल क्या होगा? तो इसे यहाँ पे कुल बल यानी कि टोटल बल बताना है तो यहाँ पे 8.0 न्यूटन हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर इनवर्स 1 से 15 मीटर इनवर्स हो जाती है तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है तो पिंड में आरोपित बल का गणना कीजिए। तो आपको गणना करते हुए 200 न्यूटन बता देता, फार्मूला वही रहेगा, बल बराबर F है। और एक और फार्मूला आएगा, जब ये आएगा तो F बराबर इसको फार्मूला का मान हो जाएगा m इंटू V माइनस 5/5। अगला है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली ये वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है? आंसर की जगह 80 न्यूटन हो जाता है। फार्मूला सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि जब 100 न्यूटन के एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण गणना क्या हो जाएगा भैया जी? तो आपका ये 2 मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न काफ़ी शानदार है कि क्वेश्चन कर रहा है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु
पर कार्य करता है, यह वस्तु के वेग 6 मीटर इनवर्स 1 से 8 मीटर इनवर्स तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या हो। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन एक्चुअली में क्या किया गया, क्वेश्चन के लेवल आपको बदल बदल कर दिया गया है ताकि आपको हर एक तरह से रूबरू हो जाए और हर एक तरह के क्वेश्चन को आप रट जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर इनवर्स 2 के समान त्वरण के साथ गतिमान होता है तो वस्तु के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। तो वस्तु द्वारा लगाया बल क्या होगा, तो आपका 200 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण को क्या कहते हैं। तो न होने के गुण को बाह्य दल दृढ़ता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर इनवर्स 2 की गति से गतिमान होता है तो कार्यान्वित बल क्या होगा। तो कार्यान्वित बल इसके अंदर का आंसर क्या हो जाएगा, 75 न्यूटन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला F बराबर ma हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1 परिवर्तन होता है, तब वस्तु का कार्य कर रहा बल होता है। तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या हो जाता है, 500 न्यूटन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल प्रभावी नहीं होता है। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने का बल क्या कहलाता है। तो आपका ये अगर शून्य होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। लीजिए, जब 8 kg की द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु का वेग 4 सेकंड 9 मीटर इनवर्स 1 तक बढ़ा देता है तो लगाए गए बल का परिमाण क्या होता है। तो 339 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। एक क्वेश्चन पूछता है, छोटा सा है लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि प्रतिक्रिया में अकेले कभी नहीं होता है क्या। प्रकृति में अकेले क्या नहीं होता है, तो प्रकृति में अकेले बल नहीं होता है। अगला, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देने का या खींचने का कहलाता है। तो 341 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बल। नेक्स्ट है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है, दो पिंडों के बीच में से बल सदैव होता है। 342 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है भैया जी, तो आंसर कीजिए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य में परस्पर क्रिया होती है। तो भैया जी परस्पर क्रिया क्या होता है, तो आप कहिएगा बल। लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे वाला है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, जब कोई वस्तु बल की दिशा विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो ये चीज़ें कांड हो जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए बल को क्या कहते हैं। तो सामान्य दिशा में लगाए बल को हम लोग सामान्य बल कहते हैं। अगला है, खींचने का एक उदाहरण क्या होता है। खींचने का एक उदाहरण क्या होता है, खींचने का एक उदाहरण ध्वज फहराना हो जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी बालों में होता है, सभी बलों में होता है क्या, सभी बलों में क्या होता है, सभी बलों में हम लोग कहेंगे परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है हमारा कि ये कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद में उसे रोकने के लिए 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक के लगाए गए बल का परिमाण क्या हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 5.0 × 10⁻³ न्यूटन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन एक है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो 349 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। अगला प्रश्न बात कर रहे थे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को किस रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है, तो आप कहिएगा भार के रूप में। लीजिए, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड में पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा। तो कुल बल आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। लीजिए, अगले प्रश्न पे चलते करते कि कोई वस्तु सतत चल से गति करती है, जब इस पर कोई ना लगा रहे, क्या नहीं लगा रहे, तो आप जानते हैं कि हम लोग बल नहीं लगा रहे कहेंगे।
अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर इनवर्स से 6 मीटर इनवर्स 1 तक बढ़ा सकता है। तो प्रयुक्त बल का त्वरीय वर्णन क्या हो जाता है? तो बताना है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गुरुत्व बताना है तो आपको 5.33 न्यूटन आपका सही हो जाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि 354 नंबर की 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 सेकंड इनवर्स 1 से 17 मीटर सेकंड इनवर्स 1 के वेग की एक समान रूप से त्वरित किया जाता है तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 200 न्यूटन। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ से सेशन आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। अभी मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन ओपन लाइफ से परिवार से नहीं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे नोटिफिकेशन और क्लास के वीडियो देखने के लिए, किसी प्रकार न्यूज़ को अपडेट पाने के लिए। और साथ ही इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक और टेलीग्राम किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है सभी से आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय।